अस्सलाम वालेकुम। CSS फिज़िक्स में हमारा आज का आर्टिकल साउंड, असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के साथ साउंड का टॉपिक जब हम मिलाते हैं ना, तो हमारा पूरा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसको हम 1.5 क्वेश्चन भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इस पूरे पार्ट में से, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स और साउंड में से क्वेश्चन एक आता है या 1.5। हाफ इसलिए कि जो फुट नोट है ना, उसमें से भी उसमें बाज़ सवाल इस पार्ट में से इंक्लूड कर दिया जाता है। लेकिन हम लीस्ट को देख के तैयार करेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन तैयार होगा इन तीनों को तैयार करके। साउंड का सिलेबस बहुत मुख्तसर सा, ज़्यादातर वही टॉपिक जो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं 9th-10th में या FSC में। थोड़ा सा उनमें चेंज अब उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से होगा। साउंड के हवाले से जो इक्वेशंस हैं इसकी, अगर साउंड में आपको पता है कि इनकी जो वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जब ये ट्रेवल करती हैं एयर में, ख़ास तौर से पार्टिकल्स की वाइब्रेशनल मोशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है टू द वेव। इसीलिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है ना डिस्प्लेसमेंट की, y = ym साइन ऑफ थीटा, उसी को बेस बनाते हुए यहाँ की इक्वेशन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो कंप्रेशन के दौरान प्रेशर बढ़ जाता है या डेंसिटी बढ़ जाती है, और रेयरफेक्शन के दौरान जो प्रेशर कम होता है और डेंसिटी कम होती है, उसको हम बेस करेंगे और अपनी इक्वेशंस डेवलप करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट्स में मिलेगी इस टॉपिक के हवाले से, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स हैं कि साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में ट्रैवल करती हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 से 20,000 के इन बिटवीन होती है, 20,000 से बिलो इंफ्रासोनिक और 20,000 से ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक। दरमियान में हमको रेंज सुनाई देती है, और दरमियान की रेंज भी विद रिस्पेक्ट टू एज चेंज होती है। छोटे बच्चे में तो होता है कि ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज वैलिड होती है, लेकिन जो इंसान की उम्र बढ़ती है ये रेंज कम हो जाती है और तकरीबन 1000 से 15,000 हर्ट्ज़ के दरमियान रह जाती है। कंप्रेशन रेयरफेक्शन के बाद इन्होंने पिस्टन की एग्जांपल दी है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, जस्ट लाइक दैट वैसी एग्जांपल है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आती हैं ट्रैवलिंग वेव्स। अब ट्रैवलिंग वेव्स का मतलब है कि साउंड वेव जब ट्रैवल करती हैं तो उनको हम मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करेंगे। उसके लिए लेट्स सपोज हम डेंसिटी की अगर इक्वेशन को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास अगर डेंसिटी का फंक्शन है x और t के लिहाज से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिहाज से, तो आफ्टर सम टाइम t इसकी जो फॉर्म बनेगी वो ये होगी, जिसमें अनडिस्टर्ब्ड साउंड की डेंसिटी और उसमें जो चेंज आ गया वो ऐड करेंगे तो आफ्टर सम टाइम टी डेंसिटी आ जाएगी। ये इसकी आप इक्वेशन आप डेंसिटी के हवाले से लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जहाँ तक इसकी इक्वेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशनों को बेस करते हुए या तो चेंज इन प्रेशर के हवाले से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डेंसिटी के हवाले से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इस इक्वेशन को हम ले सकते हैं। 19.1 प्रेशर के हवाले से है, 19.2 प्रेशर के हवाले से है, और 1 आपके पास डेंसिटी के हवाले से है। थोड़ा सा इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, प्रेशर और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है मैथमेटिकल के बाद ग्राफिकल, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प हमने लेनी है ट्रांसवर्स फॉर्म की। जो ट्रांसफर वेव की फॉर्म होती है ना, यानी कंप्रेशन को हम शो करेंगे क्रेस्ट के साथ और रेयरफेक्शन को शो करेंगे ट्रफ के साथ। ये डायग्राम इसी चीज़ को शो करती है। इसके बाद आपके पास जो इसमें इक्वेशन है वो प्रेशर और डेंसिटी का आपस का रिलेशनशिप वो डिस्कस किया गया है, सिंपल सा। ये सच करने की इतना ज़रूरत नहीं, इसमें 2-4 बातें मैंने बतानी थी। एक तो ये कि जब हम डेंसिटी या बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो बल्क मॉडुलस हमारे पास होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन
तो स्ट्रेस यहाँ पे होता है प्रेशर के हवाले से डेल्टा पी, और स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये इसका बल्क मॉडुलस आता है, ठीक है। और जहाँ तक चेंज इन डेंसिटी का ताल्लुक है तो वो हमारे पास इक्वल टू होगा, अगर हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि डेंसिटी में चेंज जो आएगा वो वॉल्यूम के चेंज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इक्वेशन सिंपल आपकी बन जाती है चेंज ऑफ डेंसिटी ओरिजिनल डेंसिटी चेंज ऑफ वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जहाँ तक नेगेटिव साइन का ताल्लुक है वो सिर्फ ये बता रहा है कि जब आपका डेंसिटी बढ़ती है तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है, तो ये इक्वेशन डेवलप होती है। इस इक्वेशन को आप प्रेशर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी। और उसके बाद आपके पास अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी और मैक्सिमम प्रेशर के हवाले से लिखेंगे तो आपको इक्वेशन ये बनेगी 19.3। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ आपने करनी है, साउंड एज डिस्प्लेसमेंट वेव करने की उतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो लोग करना चाहें कि जी नहीं हमने ये डिस्प्लेसमेंट इसको कैलकुलेट करना है, तो ये नीचे डायग्राम है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की। डिस्प्लेसमेंट वेव का शो किया गया इसके अंदर डेल्टा एक्स से, आफ्टर सम टाइम टी वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, और जब आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से डेल्टा एक्स माइनस करेंगे तो वो आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जहाँ तक इसके अंदर डेंसिटी का ताल्लुक होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जितना आपका डिस्प्लेसमेंट उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी अनडिस्टर्ब साउंड जो है उसकी अनडिस्टर्ब डेंसिटी है, और जब आपकी साउंड डिस्टर्ब होगी, मतलब साउंड जब वेव एयर को डिस्टर्ब करेगी और ट्रैवल करेगी इनटू द मीडियम, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना आपके पास, जो आपने नेट इसका फॉर्मूला रखना है, ये आपके पास ये है डेंसिटी आ गई है फ्लूइड की या एयर की। जब वहाँ से एयर गुजरती है तो उसमें आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके साथ जो थोड़ा सा फैक्टर आपको नज़र आ रहा है 1 प्लस कर्ली एस ओवर कर्ली एक्स, ये असल में इसकी सारी की सारी जो कैलकुलेशन है, तो वो अगर आप इसको हिस्से को पढ़ लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है ये डेफिनेशन दिस वन, ये और ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, ये वाली। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो वो डेल्टा एस इंटू 1 प्लस कर्ली एस ओवर कर्ली एक्स, वो ये आएगा। और ये डेफिनेशन है बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर वहाँ पढ़ रखी है, वही चीज़ है सेम टू सेम। तो ये फिर आगे 19.5 इक्वेशन आ गई डेंसिटी आफ्टर सम टाइम टी, और 19.6 में चेंज ऑफ डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। इसको ही 19.6 को थोड़ा सा अरेंज कर लें 19.1 के साथ मिलाते हुए, तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन ये 19.1 जो शुरू में मैंने अभी बताई थी, उसके साथ जब उसको अरेंज करते हैं साइन थीटा को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसको इंटीग्रेट करते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाती है दिस वन, और साइन का इंटीग्रल कॉस उस वाले से ही किया गया। तो इसी को इक्वेशन 7 को जब आप रीअरेंज कर लेते हैं तो ये 8 इक्वेशन आ जाती है। तो इक्वेशन नंबर 8 इक्वेशन नंबर 7 से आई है। आमतौर पे अपने तलबा को जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं कहता नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो बहुत दफ़ा पेपर में आज तक नहीं आया, और जो हमारा सिलेबस है ना उसमें बेसिक्स हैं बस, और बेसिक में अगर आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क है, उतना ख़ास नहीं है, वो भी उसमें आपको ने जहन में सिर्फ ये बातें रखनी है। मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा इसको अभी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया, इतना ज़रूर किया कि यार आप लोग जब इसको पढ़ो तो आप कर सकते हो। प्रेशर को आप डिस्प्लेसमेंट ले लें या डेंसिटी को डिस्प्लेसमेंट ले लें, और उन दोनों की कम्बिनेशन से ही सॉल्व होना है। और जहाँ तक बल्क मॉडुलस का ताल्लुक है वो भी बताया जा चुका है। ये 3 इक्वेशनें आपके पास, हल करेंगे ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद
आपके पास जो नेक्स्ट इसमें चीज़ है वो स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक है। स्पीड ऑफ साउंड अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, लेकिन इसका फॉर्मूला तक हद तक काफ़ी है। फॉर्मूला ही बस पढ़ लीजिएगा, ये वाला 19.14, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ भी रखा है, जस्ट फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसकी डेरिवेशन इसके पिछले सफ़े पे हल्के फुल्के अंदाज में दी गई है स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। ज़रूरत होगी फिर कभी देख लेंगे, फ़िलहाल तो ऐसा जिसकी ज़रूरत नहीं है। इस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय सीधा जो बेसिक डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से उसमें आ जाए। पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे आप आ जाएं, ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक इसकी कुछ और बेसिक डेफिनेशंस हैं यानी कि साउंड की, उसमें आपके पास आ जाता है म्यूज़िकल साउंड आ जाता है, आती है नॉइस आता है, और फिर साउंड की डिपेंडेंस आती है डायरेक्शन ऑफ विंड के ऊपर, एरिया के ऊपर, वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस के ऊपर। ये सब चीज़ें मैट्रिक की जो फिज़िक्स है ना उसमें इन्वॉल्व है, वहाँ मौजूद हैं। ये आप वहाँ से ही करेंगे अगर आ जाती हैं। थोड़ा बहुत जो साउंड लेवल के हवाले से चीज़ें हैं, एक वेबर फ्रेशनल लॉ होता है। वेबर फ्रेशनल लॉ यही होता है कि जो लाउडनेस है हमारे पास वो लॉग ऑफ इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। अब आप हाईएस्ट लॉग एक ले लें लाउडनेस, एक फेंटेस्ट साउंड की ले लें, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं साउंड लेवल, और ये उसका फॉर्मूला है। साउंड लेवल ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हवाले से आ सकता है, और ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर पर यूनिट एरिया, आपको पहले ही बात हो चुकी है इसकी वेव्स के अंदर, सेम फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले की हद तक पढ़ना है। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा, म्यूजिकल साउंड, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन और हेयरिंग, इसके हवाले से ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है नीचे डायग्राम में, ये वाली, इसको देख लीजिएगा ज़रा ऑब्जेक्टिव के हवाले से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको पहले ही बता रहा था, पीछे फॉर्मूला है वो 2-3 न्यूमेरिकल हैं, उसी फॉर्मूले की बुनियाद पे वो देख लीजिएगा। फिर इंटरफेरेंस का टॉपिक आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये आपने करना है, और ये वही टॉपिक है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ा करते थे कि दो साउंड वेव्स आइडेंटिकल ट्रैवल करें when meet each other, तो at some points they reinforce the effect of each other and at some other point they cancel out the effect of each other। जहाँ reinforce करती हैं वहाँ साउंड लाउड हो जाता है, और जहाँ पे ये कैंसिल आउट करती हैं वहाँ साउंड फेंट हो जाती है। तो वही एग्जांपल सामने आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि दो स्पीकर हैं, एक ही सोर्स के साथ लगे हैं और साइड बाय साइड रखे हैं एट सम पर्टिकुलर डिस्टेंस। आपस में उनसे जब साउंड निकलेगा तो वो इंटरफेयर करेगा। और अगर हम इसको CRO के ज़रिए चेक करें इस प्लेन के अंदर, दिस वन, ये वाली प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, तो कहीं साउंड लाउड हो जाएगी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं वो फेंट हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, कंडीशंस क्या होती हैं लाउडनेस की या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव की? वो सिंपल है, डेल्टा S पाथ डिफरेंस या डेल्टा L शो कर दें। अगर तो m लैम्डा है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल यानी कि m+1/2 लैम्डा है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। ये हो गया आपके पास, दोनों कंडीशन सामने लिखी हैं, आपने प्रिपेयर करनी है। एंड देन स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक आ जाएगा। हमने स्टैंडिंग वेव्स उसमें भी पढ़ी हैं वेव्स के चैप्टर में। ये है स्टैंडिंग वेव्स इन एयर कॉलम्स, सेम टू सेम ट्रीटमेंट जो मैं पीछे पढ़ा कर आया। एक फ़र्क आप इसमें होगा, एयर कॉलम आपके पास होते हैं दो तरह के, ओपन बोथ एंड और क्लोज एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड या ओपन एट वन एंड। उनके लिए जो मॉड हैं डिफरेंट, उनको आपने स्टडी करना है। ठीक है, ये सारी उन्हीं की कैलकुलेशन है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है, स्ट्राइक करेगी, बैक वापस आएगी, तो याद रखिएगा जैसा ट्रांसवर्स वेव्स में मैंने पढ़ाया था ना, क्रैश जाएगा, ट्रफ बन के वापस आएगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है आपकी साउंड वेव्स और डेंसर से टकरा के पलटती है ना, तो जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन रहेगा यानी, और जो रेयरफेक्शन है वो रेयरफेक्शन रहेगा। ज़ीरो का फेज डिफरेंस होता है। अगर डेंसर में ट्रैवल करते हुए रेयर से टकराती है फिर 180 डिग्री का फेज चेंज आता है। ये चीज़ आप लोगों ने एक ज़हन में रखनी है इसके अंदर पढ़ते हुए। यानी लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स का जो बिहेवियर है रिफ्लेक्शन में, वो ट्रांसवर्स वेव के बिहेवियर से ऑपोजिट होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब
डायग्राम में ये होगा कि जो ओपन एंड होगा ना उसको हमने नोड से शो करना है। फर्स्ट में शायद आप एंटी नोड किया करते थे, बिल्कुल, लेकिन यहाँ हम उसको नोड से शो करेंगे, रिवर्स करेंगे थोड़ा सा। होता एंटी नोड ही है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है। यहाँ शो करने की वजह क्या है कि वो डायग्राम को थोड़ा सा स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये डायग्राम नज़र आ रही होंगी तीनों चारों आपको। पहली जो ए डायग्राम है 1 2 3 4, फर्स्ट मोड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोड की, इसमें आप देखें दोनों एंड आपके ओपन एंड हैं और इसमें ओपन एंड के ऊपर आपने क्या शो किया हुआ है, नोड, हालांकि यह एंटी नोड होता है ओरिजिनली। बताने का मकसद क्या है, ये देखें, अगर ये ओपन एंड है ना आपके पास इस लेंथ में, तो आपके पास यहाँ पर एंटी नोड बनेगा और सेंटर में नोड बनेगा और एक उधर बनेगा उस साइड पर। ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इनको अगर आप रिवर्स कर देना, मिला के बनाएं, तो ये पूरा एक लूप ही बन जाता है। इसलिए आसानी के लिए यही डायग्राम शो की जा रही है, वरना होती है इसमें ओरिजिनली ये डायग्राम है। इसी तरह इसका आप सेकंड मोड जब बनाएंगे ना, तो एक आपके पास यहाँ पे बनेगा एंटी नोड और सेंटर में ये नोड और ये एंटी नोड नोड, और फिर बीच में एक पूरा लूप बनेगा, यानी हाफ लूप 2 बनेंगे और एक फुल लूप बनेगा। इसका मतलब है ये λ/4 लूप बन रहे हैं, कितने, 4। यहाँ λ/4 ऊपर वाली में कितने बन रहे हैं, 2, इज इक्वल लेंथ एल के अंदर, इज इक्वल टू लेंथ एल के अंदर। इसकी कैलकुलेशन में जो आपके पास लेंथ है वो λ/2 और लैम्डा कितना आता है 2l, और यहाँ लैम्डा कितना आता है l। वही कैलकुलेशन है जो स्ट्रिंग के मॉड थे, और उसी तरह की कैलकुलेशन करके आपने अब लैम्डा निकाल लिया ना। इस पहले ऊपर वाले को मैं नाम दूंगा λ1 और नीचे वाले को नाम देंगे λ2। तो अगर यहाँ से आपने f1 का आंसर निकालना है ऊपर वाले में, तो v इज इक्वल टू f1 λ1, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू f1 2l, और f1 का जवाब v/2l। ये फॉर्मूला यहीं अप्लाई कर दें आप नीचे, v इज इक्वल टू f2 λ2। तो λ2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास ये v इज इक्वल टू f2 और साथ में λ2 की जगह l कर दें। f2 का आंसर निकालेंगे आप, तो वो आएगा v/l। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले की तरह डिवाइड करेंगे, तो 2f1 एंड सो ऑन। तो ये जो आपके सारे मॉड है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सीधा सॉल्व होने, ठीक। और जब आप आएंगे ओपन एंड पे, यहाँ पे इन्होंने वही केस बनाया, ये क्लोज एंड आपके पास, उधर ओपन एंड, तो ओपन एंड के ऊपर आपका एंटी नोड बन रहा है और इधर नोड बन रहा है, यानी λ/4 पहले केस में, λ/2 प्लस λ/4 यानी 3λ/4/3 लैम्डा बन जाता है आपके पास अगर आप निकालते हैं 3λ/4, जी 3λ/4 बनेगा लेंथ। और यहाँ पे 2 लैम्डा फुल है, 2λ/2 फुल है और λ/4 उसके साथ है। तो ये आपका लैम्डा का फॉर्मूला, और वहाँ से भी फ्रीक्वेंसी का आंसर, और ये आखिरी फ्रीक्वेंसी, और फिर इसके ऊपर इनका फॉर्मूला बनता है, ये आपके पास fn का फॉर्मूला। और ये ऑड मल्टीपल होते हैं, देख लें 1 3 5 7, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। ये फ़र्क, ये ऑड मल्टीपल हैं दोनों ओपन लूप के लिए, और जो दोनों तरफ एक क्लोज लूप और एक ओपन लूप के लिए, एक तरफ से ओपन होगा एक तरफ से क्लोज होगा। 19.10 27 और 28। अगर हम दोनों लूप दोनों एंड ओपन कर देते हैं तो ये 25 और 26 फॉर्मूले ये वाले, जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n चलते हैं, और ये वही फॉर्मूला जो स्ट्रिंग के अंदर हमने पढ़ा था। ये मॉड आ जाते हैं इनके। इसी तरह कर लीजिएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जितना इन्होंने किया वो इतना काफ़ी है। वहाँ कैलकुलेशन को सीधा कर सकते हैं आप। और बाद लोग पूछते हैं इसमें ट्रीटमेंट आप मैथमेटिकल जो है FSC वाला भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ वाली कीजिएगा। फिर आपके पास में जो टॉपिक है मॉड के बाद, ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। वाइब्रेशनल सिस्टम नहीं करना, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी छोड़ देंगे, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम भी नहीं करेंगे हम, ना ज़रूरत नहीं हमें। बीट्स का टॉपिक आ गया। बीट्स दो ऐसी साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, और ये फ़र्क 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनकी जो इक्वेशन जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो ये वही डायग्राम जो आपने FSC में जिस तरह की पढ़ी थी, लेकिन ये इस वक्त
आप जो स्टडी कर रहे हो, ये डायग्राम स्टडी कर रहे हो प्रेशर इक्वेशन के हवाले से। प्रेशर इक्वेशन के हवाले से अगर आप इक्वेशन बनाएंगे, ये देखें, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा 1 के हवाले से, ये ओमेगा 2 के हवाले से, दोनों को ऐडअप करेंगे 19.31 इक्वेशन बनेगी। इसमें आपने सम टू प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है जो उसके नीचे मैंशनड है, साइन ए प्लस साइन बी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 0.32 आएगी 19.32 में। आप देख सकते हैं आपके पास फ्रीक्वेंसीज प्लस भी हो रही हैं, माइनस भी। जो प्लस है ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है आपके पास, और जो माइनस का साइन ये वाली प्लस वाली 19.33, और जो माइनस है ये आपका एवरेज एम्पलीट्यूड जो चेंज हो रहा है। अब आप ये प्लस माइनस ये शो कर रहा है कि दो साउंड वेव्स हैविंग अ स्लाइट डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज व्हेन मीट ईच अदर, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज प्लस भी होती हैं माइनस भी होती हैं, तो लाउडनेस भी आएगी और फेंट भी होगी साउंड पीरियोडिकली। वन लाउड साउंड वन फेंट साउंड मिलके एक बीट बनाती है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना बीट्स की, वो है आप लोगों का मेटल डिटेक्टर। वहाँ पे ये फिनोमेना यूज़ होता है। जितना फ्रीक्वेंसीज में फ़र्क बढ़ता जाता है, मेटल डिटेक्टर के अंदर से जो बीप की आवाज़ आती है पर सेकंड, वो तेज़ होती चली जाती है, क्योंकि एक सेकंड में कहाँ एक बीप आनी है, कहाँ एक सेकंड में अगर 4, 5, 6 बीप्स आएंगी तो ऑब्वियसली स्पीड में चेंज आ जाएगा। वहाँ से पता लग जाता है कि जो बॉडी है जिसको स्कैन किया गया है उसमें मेटल का पार्ट ज़्यादा है या कम है। अलबत्ता जहाँ तक ताल्लुक़ है बीट फ्रीक्वेंसी का, तो वही डिफरेंस ही के बराबर होता है। बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास ये वाली, और ये डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ 10 हर्ट्स या 15 हर्ट्स यहाँ मेंशन है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक आपके पास आता है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। जहाँ तक इसका बीट का जो न्यूमेरिकल है ना, वो इसी किस्म के आते हैं कि अगर आपके पास 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं या 2 बॉडीज़ हैं, उनको साउंड किया जाता है और उनके साउंड करने से उनकी नंबर ऑफ बीट्स गिवन है और उनमें से कोई एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो दूसरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी का हम अंदाज़ा कर सकते हैं। जितना बीट फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है ना, डिफरेंस है, उतना ही दूसरे की फ्रीक्वेंसी या तो ज़्यादा होगी या कम। उसके बाद कोई और कंडीशन गिवन होगी जिससे पता लग जाएगा कि आफ्टर क्या नाम है चेंजिंग द फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ से हम निकाल लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी है। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, अपरेंट चेंज in the frequency of the sound heard by the observer due to the relative motion of either the source of the sound or the observer। ऑब्जर्वर या सोर्स ऑफ साउंड के दरमियान रिलेटिव मोशन की वजह से आने वाले अपरेंट चेंज को इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ड साउंड हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, एक एम्बुलेंस है, एक ऑब्जर्वर के गिर्द गोल गोल चक्कर काट रही है, फासला तब्दील नहीं हो रहा दरमियान में, रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। रिलेटिव मोशन तब प्रोड्यूस होती है जब बीच में डिस्टेंस चेंज होता है दोनों का। एक सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर एक साथ जा रहे हैं आगे पीछे, फासला चेंज नहीं हो रहा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट तब होता है जब कोई रिलेटिव मोशन होती है जिसमें दरमियानी जो इनका डिस्टेंस है वो चेंज होता है। 2 केस में है जिसमें ऑब्जर्वर मूव करता है टूवर्ड्स द सोर्स या अवे फ्रॉम द सोर्स। अगले 2 केस हैं जिसमें सोर्स मूव करता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और 2 केस हैं जिसमें दोनों एक दूसरे की जानिब ट्रैवल करेंगे या अवे फ्रॉम ईच अदर ट्रैवल करेंगे। 6 केसेस हैं, 4 आपने पहले पढ़ रखे हैं एफएससी फर्स्ट ईयर में, उसी किस्म के हैं। पहले 2 केसेस में आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैं ज़रा आपके ऊपर कर देता हूँ इसको, ये वाला मूविंग ऑब्जर्वर है और सोर्स क्या है, रेस्ट पर है। याद रखिएगा इस केसेस में जब ऑब्जर्वर मूव करता है, लिसनर मूव करता है और सोर्स रेस्ट पर होता है, तो जो चेंज आता है ना अपरेंट, वो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द 2 सोर्सेज की वजह से आता है। यहाँ पे v = f लैम्डा का फॉर्मूला है, f तब्दील हो रहा है।
अब ये एफ में जो चेंज है या तो लैम्डा की वजह से आएगा या वेलोसिटी की वजह से आएगा। तो इस केस में लैम्डा कांस्टेंट है जब ऑब्जर्वर मूव करता है अवे या टूवर्ड्स द सोर्स। जो वेलोसिटी है रिलेटिव टूवर्ड्स मोशन में एडअप होती है, टूवर्ड्स मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी एडअप होती है और सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं बॉडीज तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है। ये छोटा सा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट 9th क्लास में हम सब ने पढ़ रखा है। तो हमारे पास जो पहला केस होगा इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे राइट साइड पे आपको अब नज़र आ रही शुरू हो गई होगी। ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा और f के मैंने फॉर्मूले बना लिए। v नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है और v स्पीड ऑफ साउंड है, f प्राइम f डैश ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो किसके इक्वल है, ये है आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी। चूंकि दोनों की मोशन टूवर्ड्स हो रही है तो ये आपके पास आएगा v प्लस वी नॉट ओवर लैम्डा। लैम्डा सेम है, f में चेंज वेलोसिटी की वजह से आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू ऊपर से इस फॉर्मूले से, ये वाला जो है, यहां से लैम्डा की वैल्यू उधर नीचे पुटअप करें तो ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले में जो फैक्टर f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v प्लस वी नॉट ओवर v, ये फैक्टर चूंकि 1 से ग्रेटर है मैथमेटिक्स के मुताबिक, फिर f प्राइम ग्रेटर देन f होगा, यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अपरेंटली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो आवाज श्रिल हो जाती है, बारीक हो जाती है। ये वही चक्कर है पिच ऑफ साउंड वाला, पिच इंक्रीज होता है तो आवाज बारीक हो जाती है, जिसे अब बच्चों की और औरतों की आवाज के मुताबिक हम कहते हैं। नेक्स्ट केस आप जब करेंगे इसके अंदर सब कुछ यही होगा, सिर्फ जहां पे मैंने v प्लस वी नॉट किया वहां v माइनस वी नॉट कर देंगे आप, तो नेक्स्ट केस की डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद थर्ड केस आ जाएगा। थर्ड केस में जब सोर्स मूव करता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो टूवर्ड्स की डायग्राम मैंने बनाई है और एक डायग्राम ये साथ लेफ्ट पे भी नजर आ रही होगी जो बुक में बनी हुई है, और एक मैंने ये बनाई है कि आपका जब सोर्स मूव करेगा टूवर्ड्स द लिसनर तो दरमियान में जो वेव लेंथ है वो कंप्रेस कर जाएगा, वेव लेंथ डिक्रीज करेगा। वेव लेंथ डिक्रीज करने की वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v पे चेंज नहीं पड़ेगा तो f और लैम्डा का रिलेशन इनवर्स होगा, एक चीज कम होगी एक बढ़ जाएगी। इसकी जो कैलकुलेशन है बड़ी सिंपल, चेंज इन वेवलेंथ या वेव शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू होगा आपके पास ओरिजिनल लैम्डा में से न्यू लैम्डा माइनस करेंगे, तो न्यू लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल लैम्डा माइनस चेंज इन लैम्डा, ये सेकंड इक्वेशन इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे। लैम्डा v ओवर एफ और डेल्टा लैम्डा होता है वी एस ओवर एफ, क्योंकि डेल्टा जो चेंज आ रहा है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वजह से आ रहा है, तो वी एस ओवर एफ। एलसीएम लेंगे तो लैम्डा प्राइम का हमारे पास आंसर आ गया v माइनस वी एस ओवर एफ, ये वाली इक्वेशन लास्ट। नेक्स्ट आपके पास v इज इक्वल टू फॉर्मूला है एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। लैम्डा प्राइम की वैल्यू यहां से वहां यहां पुटअप करेंगे आप, इस जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नई फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि सिंस v ओवर v माइनस वी एस, ये जो फैक्टर है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है f प्राइम का जवाब ग्रेटर देन f है। और रिवर्स कैलकुलेशन में जहां आपके पास आप जब आप करोगे तो उसमें आपने सिर्फ इतना चेंज करना है, ये मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास लैम्डा, आपके पास ओरिजिनल होगा ना उसमें लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा आएगा, ये तब्दीली आएगी उसके अंदर कि लैम्डा प्राइम आपका ज़्यादा हो जाएगा जब सोर्स अवे मूव करेगा ना। इसकी अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ कि आपके पास ओरिजिनल वेवलेंथ ये सोर्स है और ये लिसनर है, फोर्थ केस की बात कर रहा हूँ। तो जब आपका सोर्स बैकवर्ड मूव करेगा यहाँ पहुँच जाएगा लेट्स सपोज, तो नया लैम्डा आपको ये आ गया लैम्डा प्राइम, तो लैम्डा प्राइम में से ओरिजिनल लैम्डा ये लैम्डा है और ये नया लैम्डा लैम्डा प्राइम है यहाँ तक सारा, तो आपका डेल्टा लैम्डा आएगा। अब ये होगा आपका वी एस ओवर एफ, ये आपने मालूम करना है, और ये होगा v ओवर एफ। इसको वहाँ ले जाएंगे
तो लैम्डा प्राइम का जवाब आएगा वी एस प्लस वी ओवर एफ, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में जब आप प्लस साइन लेकर आएंगे ना एफ प्राइम के फॉर्मूले में, तो इसका मतलब है वो पूरा फैक्टर जो पहले ग्रेटर था 1 से अब लेस हो जाएगा। ये चीज़ हो गई, ये आप कर लेंगे। एफएससी की बुक की हेल्प लेना चाहें कैलकुलेशन में ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहीं से उठाइएगा। अब आपके पास है केसेस हम पढ़ेंगे जिसमें दोनों ही सोर्स मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जर्वर एंड लिसनर, तो उसके दो फॉर्मूले जी हैं, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, कॉम्बिनेशन है। असल में जब दोनों मूव करेंगे टूवर्ड्स ईच अदर, तो पहला केस ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, और तीसरा केस सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उनके फॉर्मूले मिक्स करेंगे। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, बाकी टर्म ये आपके सामने लिखी नजर आ रही है। फ्रीक्वेंसी अब बताओ, ओल्ड फ्रीक्वेंसी और न्यू फ्रीक्वेंसी दोनों में रहेगी। सेम टर्म का मतलब है वो जो एफ या लैम्डा का जो हिसाब किताब है, एक का न्यूमिनेटर एक का डिनोमिनेटर इसमें कंबाइन होने, वो आप देख लीजिए। जब आप टूवर्ड्स मोशन पढ़ेंगे तो फॉर्मूला जो बनेगा ना इसकी शेप, इक्वेशन नंबर 44 वो ये बनेगी, टूवर्ड्स मोशन बोथ की, ऊपर आएगा v प्लस वी नॉट और नीचे आएगा v माइनस वी एस और यहाँ एफ आएगा। और अवे मोशन के लिए आप जब करोगे तो ऊपर आएगा v माइनस वी नॉट और नीचे आएगा v प्लस वी एस, ठीक है, इंटू एफ एंड सो ऑन। तो ये आपका जी डॉपलर इफेक्ट था। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, डॉपलर इफेक्ट आपके रेडार सिस्टम में यूज़ होता है। डॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासोनिक के अंदर हम यूज़ करते हैं, सोनार सिस्टम में, सब मैरीन वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि रेडार वेव्स आपकी पानी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती ज़्यादा, इसलिए अल्ट्रासाउंड यूज़ होते हैं। क्योंकि जो रेडार की वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनकी नेचर है ट्रांसफर, और ट्रांसफर वेव लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाती ज़्यादा देर तक, तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती हैं, कंप्रेशनल, और वो हैं आपकी अल्ट्रासोनिक्स, वो यूज़ की जाती हैं। फिर इसके अलावा बैट्स का जो निज़ाम है चमगादड़ों का, वो भी इसी पे काम करता है। इसके ज़रिए वो अपना पात और खुराक ढूंढती हैं, और इसी के ज़रिए हम जो गैलेक्सीज़ हैं, उनके स्टार्स हैं, डिस्टेंट स्टार्स की मोशन, उनके आना हमारी तरफ, हमारी अर्थ की तरफ जाना, वो हम लाइट सिग्नल्स की बुनियाद पर चेक कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। एप्लीकेशन बेशुमार। तो ये था डॉपलर इफेक्ट। इसके साथ ही आज का लेक्चर आपका दी एंड होता है। इसका एक न्यूमेरिकल मैं दिखा दूँ, ये है आगे, इसको आप देख लेंगे खुद ही क्वाइट ईजिली, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।